Hello students, myself Dr. S.K. Garg, Associate Professor in Zoology. Welcome again in online classes. तो आज हम फर्टिलाइजेशन के पार्ट थर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको फर्टिलाइजेशन सेकंड के निम्न बिंदुओं पर डिस्कशन किया था। शुक्राणुओं का अंडाणुओं तक पहुंचना, अप्रोक्सीमेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। सेकंड पॉइंट, युग्मकों का इस संपर्क व योग्यता अर्जन, इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉन्टैक्ट एंड कैपेसिटेशन। और थर्ड पॉइंट जो था दैट इज एक्रोसोमल क्रिया तथा भेदन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एक्रोसोमल रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन। तो टुडे आई विल डिस्कस फर्टिलाइजेशन पार्ट थर्ड। इसके जो बचे हुए हिस्से हैं, तो फोर्थ वन इज एक्टिवेशन ऑफ ओवम, अंडाणु का सक्रियण, अंडाणुओं को एक्टिवेट करना। तो इसमें शुक्राणु व अंडाणु की प्लाज्मा झिल्लियों के फ्यूजन से फ्यूज होने पर अंडाणु सक्रिय हो जाता है। जब स्पर्म अंडाणु के पास आता है तो ओवम की प्लाज्मा झिल्ली और स्पर्म की प्लाज्मा झिल्ली जब दोनों आपस में फ्यूज होती हैं तो एक्टिवेशन ऑफ ओवम शुरू हो जाता है। तो एक्टिवेशन के दौरान अंडाणु में निम्नलिखित चेंजेस आते हैं। नंबर 1, वसा का वितरण, फैट्स। अंडाणु में जो वसा इकट्ठी रहती है वो एक समान रूप से वितरित हो जाती है, जिससे अंडाणु का वर्ण पीले से सफ़ेद हो जाता है। दूसरा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ कोन। कोन मतलब निषेचन शंकु इसको बोलते हैं। निषेचन शंकु किस प्रकार से बनता है? दोनों जो गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स मीन्स स्पर्म एंड ओवम, उनकी जो प्लाज्मा झिल्ली होती है के फ्यूजन से अंडाणु के कोशिका द्रव्य से शंकुनुमा कोन उभार विकसित हो जाता है, जिसको जो शुक्राणु के शीर्ष व मध्य भाग को निगल जाता है और इसे फर्टिलाइजेशन कोन कहते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं रिसेप्टिव कोन। तो अर्थात अंडाणु फैगोसाइटोसिस के समान क्रिया करता है और इस दौरान एक्रोसोम में स्थित एक्रोसोमल कणिका अंडाणु में प्रवेश नहीं करती। इसे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुछ प्राणियों में निषेचन शंकु के स्थान पर निषेचन प्रवर्ध स्यूडोपोडियल प्रोसेसिस लाइक दिस इस प्रकार से स्यूडोपोडियल प्रोसेसिस बन जाते हैं। निषेचन शंकु का निर्माण एक्टिन प्रोटीन होती है कि बहुलीकरण पॉलीमराइजेशन हो जाता है, उसके द्वारा होता है। तो इस प्रकार से स्पर्म और एग के फ्यूजन से में फूसोजेनिक प्रोटीन आवश्यक होती है और इस दौरान अंडाणु में सोडियम आयन प्रवेश करते हैं, जबकि हाइड्रोजन आयन बाहर निकलते हैं, जिससे निषेचन का माध्यम एसिडिक हो जाता है। और थर्ड, कोर्टिकल क्रिया तथा निषेचन कला का निर्माण। यह होता है कोर्टिकल क्रिया तथा निषेचन कला का निर्माण। ये चेंजेज आते हैं। इसमें क्या होता है भाई? कोर्टिकल क्रिया द्वारा अंडाणु में एक से अधिक शुक्राणु के प्रवेश को रोका जाता है। जब से फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, ये एग है, एग के अंदर ये बहुत सारे यहाँ पर स्पर्म होते हैं, सैकड़ों मिलियंस यहाँ पे स्पर्म होते हैं। तो वो दे एंटर इनसाइड द एग टू फर्टिलाइज, बट ओनली वन स्पर्म कैन एंटर। इसलिए पॉलीस्पर्मी किसको बोलते हैं? जिसमें एक से अधिक स्पर्म्स
ओवम के अंदर प्रवेश करते हैं, परंतु उनको रोकने के लिए, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन कराने के लिए केवल एक ही स्पर्म को एंटर कराया जाता है। तो इसको रोकने के लिए वहाँ पर क्या बनाती हैं, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन उसको बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन वहाँ पर बन जाती है और वो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन एक से अधिक स्पर्म को अंदर घुसने नहीं देती है। तो अंडाणु में के इस कोशिका द्रव्य में गोल की बॉडी द्वारा निर्मित कोर्टिकल कण क्या होते हैं, कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, जो प्लाज्मा झिल्ली के नीचे रहते हैं और उनका जो डायामीटर होता है वो लगभग 1 μm का होता है और लगभग 1500 कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स वहाँ पर उपस्थित होते हैं। ये गैमिट्स के संयोजित होने पर लगभग 1 मिनट में निषेचन कला का निर्माण कर देते हैं। जैसे ही मान लिया स्पर्म एग के अंदर प्रवेश करेगा, फर्टिलाइज होएगा, तो तुरंत 1 मिनट के अंदर ही फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण कर देते हैं, जो दूसरे स्पर्म्स को एग के अंदर घुसने नहीं देती है। अंडाणु के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा संग्रहित कैल्शियम आयंस जो होते हैं वहाँ पर, वो कोशिका द्रव्य में मुक्त हो जाते हैं और उससे क्या होता है, उससे कोर्टिकल कण सक्रिय होकर अंडे की प्लाज्मा झिल्ली से फ्यूज हो जाते हैं और कोर्टिकल कणों में उपस्थित प्रोटीन को एक्सोसाइटोसिस द्वारा पीतक झिल्ली, वेटिलाइन मेम्ब्रेन व प्लाज्मा झिल्ली के मध्य उपस्थित प्रीवाइटल स्पेस में मुक्त कर दिया जाता है। तो डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हो, ये डायग्राम है, ये सी अर्चिन में कोर्टिकल रिएक्शन व निषेचन कला इसको बोलते हैं, व निषेचन कला का निर्माण। ये देख लीजिए आप डायग्राम, ये वेटिलाइन मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हेमिस्फीयर, कोर्टिकल ग्रेन्यूल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पोर्शन, और ये जो है दिस वन इज इलेक्ट्रॉन ओपेक मटेरियल। और ये जो ए पार्ट है दैट इज अनिषेचित अवस्था, अनिषेचित जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। जो बी पार्ट में बता रहा हूँ आपको, ये वाला बी पार्ट, ये अंड प्लाज्मा झिल्ली व कोर्टिकल कणिकाओं की झिल्ली का फ्यूजन, ये फ्यूजन होता है उनका। देख लीजिए, ये वेटिलाइन मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हेमिस्फीयर, ये कोर्टिकल रिएक्शंस, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट पोर्शन, और दिस इज इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन ओपेक मटेरियल। उसके बाद जो थर्ड पोर्शन है सी, इलेक्ट्रॉन ओपेक पदार्थ, इसमें देख लीजिए, ये दिस इज द वेटिलाइन मेम्ब्रेन, इलेक्ट्रॉन ओपेक मटेरियल, और दिस इज द हेमिस्फीयर्स। इसके बाद में जो फोर्थ पॉइंट है, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। ये जो लाइन दार आपको दिखा दे रहे हैं दैट इज ये फर्टिलाइन मेम्ब्रेन है। ये फर्टिलाइन मेम्ब्रेन ऐसे बन जाती है, और ये फर्टिलाइन मेम्ब्रेन अधिकतर कहाँ बनती है, जो फर्टिलाइजेशन कोन होता है उस जगह बनती है, क्योंकि वहीं के थ्रू स्पर्म एंटर होते हैं। तो ये इसके बाद में पेरिविटिलियन में स्पेस होता है, और ये साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्ट होता है दिस वन, और दिस इज द हेलाइन लेयर। तो इस प्रकार से ये जो है सी अर्चिन में कोर्टिकल रिएक्शन व निषेचन कला का निर्माण हो जाता है। कोर्टिकल कणों द्वारा प्रीविटेलाइन स्थान में निम्नलिखित रसायनों को मुक्त किया जाता है। ये जो कोर्टिकल कण है उनके द्वारा जो, और वहाँ पर जो स्पेस है प्रीविटेलाइन, उसमें निम्न एंजाइम्स को मुक्त किया जाता है। से फॉर एग्जांपल प्रोटिएसिस, यह वेटिलाइन झिल्ली व प्लाज्मा झिल्ली के मध्य उपस्थित संयोजनों को तोड़ देता है, जिससे एक्रोसोम नलिका की बाइंडिंग प्रोटीन के स्थल हट जाते हैं। दूसरा, मुकोपॉलीसैकेराइड्स, ये प्रासरणीय ग्रेडियंट उत्पन्न करते हैं, जिससे वेटिलाइन झिल्ली फैलकर फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बना देती है। थर्ड वन, पेरोक्सिडेज, यह समीपस्थ प्रोटीन के टायरोसिन को संयोजित फ्यूज कर देता है, जिससे निषेचन कला को मजबूती मिलती है। फोर्थ वन इज हाइलिन, यह अंडाणु के चारों ओर एक आवरण बना देता है, इस प्रकार से एक आवरण बना देता है। तो इस प्रकार
ये सारे के सारे प्रोटीन्स द्वारा शुक्राणु व अंडाणु के संपर्क के लगभग 20 मिनट से 1 मिनट के बीच में ही निषेचन कला का निर्माण कर देती है, जिससे कि और अधिक स्पर्म उसके अंदर ना घुस सकें। निषेचन कला का निर्माण सर्वप्रथम शुक्राणु प्रवेश स्थल से प्रारंभ किया जाता है। मैंने बताया था शुक्राणु प्रवेश स्थल फर्टिलाइजेशन कोन, तत्पश्चात यह पूरे अंडाणु को घेर लेता है। स्तनधारियों में इस प्रकार कोर्टिकल क्रिया नहीं होती है, बल्कि जोना पेलोसिडा पर उपस्थित जो स्पर्म को ग्रहण करने के जो साइट्स होती हैं उनको रूपांतरित कर दिया जाता है, उनको बदल दिया जाता है कि आगामी शुक्राणु बंधन न कर सके। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि मैमल्स में इस प्रकार की कोर्टिकल क्रियाएं नहीं होती हैं, राइट। अपितु जोना पेलोसिडा पर उपस्थित शुक्राणु ग्रस्त रिसेप्टर जो साइट होती है उनको रूपांतरित कर दिया जाता है, जिससे कि आगामी शुक्राणु बंधन न कर सकें। तो इस प्रकार होने वाले परिवर्तनों को जोना रिएक्शन कहते हैं। स्तनधारियों के कोर्टिकल कणों से मुक्त हुए रसायन जो होते हैं वो जोना पेलोसिडा की ZP3 प्रोटीन की शर्करा को हटा देते हैं। दूसरा, जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स में कोर्टिकल जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उनमें एन एसिटाइल सेमिडेज, एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइनेडेज एंजाइम पाया जाता है, जो जोना की ZP3 प्रोटीन के एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन को तोड़ देता है और कोर्टिकल जो कण होते हैं के प्रोटीएज एंजाइम द्वारा जोना पेलोसिडा की प्रोटीन 2 को निष्क्रिय कर दिया जाता है और इस प्रकार से अंडाणु में पॉलीस्पर्मी कि एक से अधिक स्पर्म उसके अंदर न घुस सके उनका अवरोध किया जाता है। फोर्थ पॉइंट क्या है? मेटाबॉलिक एक्टिवेशन। तो अंडाणु में शुक्राणु के प्रवेश से अंडाणु में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, जैसे इसमें जल एथिलीन ग्लाइकोल के प्रति पारगम्यता में वृद्धि हो जाती है। पारगम्यता मतलब परमेबिलिटी, मेम्ब्रेन के आर पार जाना। बी पॉइंट, अंडाणु की प्लाज्मा झिल्ली का डिपोलराइजेशन हो जाता है, इसका कला विभाव ऋणात्मक से धनात्मक हो जाता है। थर्ड पॉइंट, ऑक्सीजन उपभोग में परिवर्तन होता है। सी अर्चिन व मेंढक में ऑक्सीजन की खपत क्रम से बढ़ती व घटती रहती है। डी, NAD काइनेज की उपस्थिति में NAD के ATP द्वारा फास्फोरिलेशन से NADP का निर्माण हो जाता है। अंडाणु सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम की सांद्रता में वृद्धि होती है। समीपस्थ जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल होता है उसका विभाजन की तैयारी रहती है। कोशिका द्रव्य में उपस्थित मैसेंजर RNA ट्रांसलेशन करने लगते हैं। ट्रांसलेशन करने लगते हैं मतलब मैसेंजर RNA से प्रोटीन बनने लग जाती है। अधिक ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु पॉलीसैकेराइड्स का मोनोसैकेराइड्स में हाइड्रोलाइसिस होने लगता है, विघटन होने लगता है। AMP व कैल्शियम की सांद्रता बढ़ने लगती है। अतः कोशिकीय pH जो होती है उसमें वृद्धि हो जाती है और pH में वृद्धि से वातावरणीय सोडियम कोशिका में तथा कोशिकीय H बाहर जाने लगते हैं, जिससे pH का मान 6.8 से 7.2 हो जाता है। DNA का संश्लेषण होने लगता है, रेप्लिकेशन द्वारा होने लगता है। इन्फॉर्मोसोन्स में संग्रहित मैसेंजर RNA से प्रोटीन संश्लेषण होने लगता है और इस दौरान हिस्टोन, एक्टिन, टुबुलिन का संश्लेषण होने लगता है। ये सारी की सारी रिएक्शंस होती हैं उस टाइम। और लास्ट में जो होता है इसका पॉइंट है एम्फीमिक्सिस, उभय मिश्रण। न्यूक्लियस का जो दोनों मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होते हैं उनके जो केंद्रक होते हैं, उनके जो प्रोन्यूक्लियाई होते हैं, उनके सलियन को एम्फीमिक्सिस कहते हैं। नर व मादा युग्मकों के प्रोन्यूक्लियाई के संयोजन या सलियन को उभय मिश्रण कहते हैं और ये डिप्लॉयड होते हैं और इससे डिप्लॉयड केंद्रक का निर्माण हो जाता है जो जाइगोट बनता है। मैमल्स में प्रोन्यूक्लियाई 12 घंटे तक माइग्रेशन करते हैं
मेल स्पर्म के केंद्रक में स्थित डीएनए प्रोटामीन प्रोटीन से बंधित होता है और प्रोटामाइन अणु आपस में डाइसल्फाइड बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं और अंडे का ग्लूटाथियोन इन डाइसल्फाइड बंधों को तोड़कर क्रोमेटिन मुक्त कर देता है। मेल जो प्रोन्यूक्लियाई होता है उसके आकार में वृद्धि होती है, जबकि मादा प्राकेंद्र द्वितीय परिपक्व को विभाजन करता है, सेकेंडरी मियोसिस मैचुरेशन डिवीजन होता है। तो दोनों प्रोन्यूक्लियाई एक दूसरे की ओर गमन करते हैं, केंद्रक झिल्लियाँ टूट जाती हैं और क्रोमेटिन के मिलन से डिप्लॉयड केंद्रक का विकास हो जाता है। इस प्रकार से मैमल्स में वास्तविक जाइगोट केंद्रक को 2 कोशिकीय अवस्था में देखा जा सकता है और इस प्रकार से एम्फीमिक्सिस से जो निर्मित जो डिप्लॉयड बॉडी होती है, डिप्लॉयड केंद्रक होता है, उसको हम जाइगोट बोलते हैं। सक्रिय कोशिका द्रव्य की ओर गमन करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज पाथ कहते हैं। तो इस प्रकार से मेल गैमिट का फीमेल गैमिट में फ्यूजन हो जाता है, जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इस प्रकार से ये तुम्हारा फर्टिलाइजेशन पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। और जैसे फर्टिलाइजेशन पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, इस प्रकार से मैंने फर्टिलाइजेशन को 3 पार्ट्स में पूरा किया है। आप इनको पार्ट्स को क्रम से देखें तो आपके समझ में आ जाएगा। पहले पार्ट 1 देखें, फिर पार्ट 2 देखें, फिर पार्ट 3 देखें। इस प्रकार से आप इनको तीनों को मिला करके कंप्लीट फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी